भी ये चाहते थे, जनसुराज के हमारे सिपाही चाहते थे कि जब आचार संहिता लगे तो पहला विमर्श रामगढ़ की धरती पर हो और रामगढ़ के अपने मालिकों के साथ हो। रामगढ़ के महाभारत की तिथि तय हो चुकी है। वो तिथि है 11 नवंबर। जो परिदृश्य है राजनीति का, बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जनसुराज होगा और एक तरफ भाजपा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तीनों के तीनों जिन्हें अलग अलग दलों में नामित किया जा रहा है वो सभी के सभी भाजपा हैं। मैं बसपा से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जो लोग बाबा साहेब और कांशीराम जी के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, जो लोग ये बात करते हैं कि दलितों का उत्थान और बहुजनों का उत्थान हमारा मोटो है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं पान जी से कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने डिरेल कर दिया अपने मौन से, तो बिहार में क्या कर लीजिएगा आप? बिहार में केवल कैमूर में उनकी पहचान है और जीतते गरीबों के वोट से है, लेकिन उनके खरीदार भाजपा में होते हैं। यही चैनपुर में लगातार फगुआ में हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो भी भाजपा है। दूसरा दल जो आरजेडी है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस रामगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ, और मैं तो कहूंगा कि पूरी 2 पीढ़ियों ने अपनी जवानी खपा दी कि ताकि सच्चिदानंद के लगाए हुए पौधे को, जो समाजवाद और लोकतंत्र का पौधा था, ये आदमी उसे आगे बढ़ाएगा। और लगा भी, रामगढ़ ने एक मात्र निष्ठा जिसमें व्यक्त किया, उस आदमी का नाम आदरणीय जगदानंद है। लेकिन आज समाजवाद और लोकतंत्र की लड़ाई कहां है? उसी समाजवादी के घर में सावरकर को मानने वाले, गोलवरकर को मानने वाले आदमी हुआ, और रामगढ़ में जो आज भाजपा की यूनिट काम कर रही है उसी आदमी की बनाई हुई है जो आज हमारा आदरणीय सांसद है, इसलिए वो भी भाजपा हुआ। और तीसरे तो स्वतः भाजपा है। इसलिए मित्रों, ये लड़ाई बाबा साहेब के आदर्शों, गांधी जी के मूल्यों और भाजपा और गोडसे के मूल्यों के बीच होना है। ये रामगढ़ की धरती पर 11 नवंबर को तय होने जा रहा है। हमारे नेता ने भाजपा के चाल क्षेत्र और चेहरा को, जिसे व्यंग में लोग बोलते थे ये भाजपा की बी टीम है, उस महान पथिक ने, जिसने ये बार बार कहा है, और अगर आपके पास दिल होगा तो आंसू आ जाएंगे, वो आदमी कहता है कि जिस तरह अभिमन्यु को घेर के मारा गया, अगर बिहार को बदलने के दौरान मुझे मार दिया जाए तो भी मुझे कबूल है। ये आवाज है ईमानदारी की, ये आवाज है प्रतिभा की, और ये हमारा वादा है। रामगढ़ आपके माध्यम से वादा कर रहा है कि प्रशांत किशोर तुम आगे बढ़ो, और रामगढ़ पूरी चेतना के साथ, पूरे बल के साथ प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथ खड़ा है। 11 नवंबर को और कुछ हो चाहे ना हो, मैं इसलिए यहां खड़ा हूं कि मैं अपने भीष्म पितामह को कहना चाहता हूं कि आपके दूसरे पुत्र रत्न की जमानत रामगढ़ में जब्त होने वाली है। यह रिजल्ट 11 के पहले मैं बता रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप हाथ उठाकर मेरी इस बात का समर्थन करें कि जगदानंद के दूसरे सुपुत्र का जमानत रामगढ़ में जब्त होगा। मित्रों, देश, मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। मेरे अनुज यहां बैठे हैं, वो बहुत शिकायत करते हैं कि भैया आप रामगढ़ से तुरंत आप देश की राजनीति पर चले जाते हैं। मेरे भाई, मैं क्या करूं, क्योंकि जो बड़ी दुकान है भाजपा की वो दिल्ली में लगी हुई है, और जो दिल्ली में हो रहा है वो रामगढ़ में हो रहा है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी उपाध्याय जी ने कहा, जब व्यवस्था बदलेगा, आप में से बहुत सारे लोग उस समय के रामगढ़ प्रखंड, नुआ प्रखंड को देखे होंगे, दुर्गावती को, कि करीब करीब 20-25 लोग रोज आते थे प्रखंड कार्यालय में कि अब मेरे आदमी का आवेदन देना है, मेरे आदमी का काम कराना है। साइंस ने वो काम खत्म कर दिया, कंप्यूटराइज हो गया, आप घर बैठे हुए अपना आवेदन अपलोड कर देते हैं। तो जब जनसुराज जो बात कर रहा है, अगर व्यवस्था बदलेगी तो प्रखंड कार्यालय में आने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए सारे भ्रष्टाचारी एक बार एक झाड़ू से साफ कर दिए जाएंगे। यदि आपने जनसुराज को ताकत दिया तो 14 नवंबर के बाद कोई भ्रष्टाचारी प्रखंड कार्यालय में दिखाई नहीं देगा। ये मेरा वादा है आपसे। देश की जो हालत है राजनीतिक, बहुत सोचनीय है। अभी पिछले दिनों देश के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
आदरणीय गवई साहब पर जूता फेंका गया। ये जूता मुख्य न्यायाधीश पर नहीं है, अंबेडकर साहब के संविधान पर यह जूता है, गांधी के खिलाफ यह जूता है और भारत के लोकतंत्र पर यह जूता है। ये फेंक कौन रहे हैं? ये वो लोग फेंक रहे हैं जो 1925 से इस देश के संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और जो अंग्रेजों के सबसे बड़े पिट्ठू थे। ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा इन्होंने नहीं लगाया, इनके आका अंग्रेजों ने लगाया और जब अंग्रेज चले गए तो इनके शागिर्द आरएसएस और भाजपा के लोग इसकी खेती ला रहे हैं और हमें हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर वोटों की फसल काट रहे हैं। ये पहली बार है, ये मौन खतरनाक है। इसलिए मैं आप सबों को आगाह करना चाहता हूं क्योंकि ये सच्चिदानंद की धरती है, ये लोकतंत्र और समाजवाद की धरती है और स्वर्गीय दशरथ तिवारी की धरती है। आज अगर मैं नहीं बोलूं तो आने वाली पीढ़ियां पूछेगी तुम कहां था, तुमने अगर ठीक से पढ़ा था तो इस खतरे से तुम्हें अपने लोगों को सावधान करना था। ये खतरा है मेरे मित्रों। जो लोग अंबेडकर को मानते हैं उन्हें मैं सावधान करना चाहता हूं, जो ज्योतिबा फूले को मानते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप ज्योतिबा फूले और अंबेडकर को मानते हैं तो आपका वोट भाजपा को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या में वैचारिक योगदान दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं। गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगाया? जिसे ये अपना बताते हैं, वल्लभ भाई पटेल ने लगाया। उस महान किसान नेता ने, भारत के सबसे बड़े एकीकरण के योद्धा ने आरएसएस को बैन कर दिया। बैन तो छोड़िए, जो मैं बात कहने जा रहा हूं, उसने एक पत्र लिखा उस समय के आरएसएस के सर संचालक गोलवलकर को कि आपकी जहरीली सोच ने, आपके फैलाए हुए जहर ने हमसे हमारा राष्ट्रपिता छीन लिया। ये कोई साधारण बात नहीं है। और उन्होंने राष्ट्रपिता छीना और 42 के आंदोलन में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में करो और मरो का नारा इस देश दे रहा था तो ये लोग बैठकर अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। सावरकर 60 रुपए वजीफा लेते थे अंग्रेजों से, जो कलेक्टर के वेतन के बराबर था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका नाम ये लोग लेते हैं, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे। आज मुस्लिम लीग को गाली देते हैं। इसलिए ये आग अंग्रेजों की लगाई हुई थी, सावधान हो जाइए। और आज उस आग को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी जो चीज थी, जो गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, भगत सिंह सबने जो रास्ता अपनाया था, वो लोकतंत्र का रास्ता था। हर गरीब के घर में दिया जलाने का रास्ता था, विकास की रोशनी पहुंचाने का रास्ता था। और इस रास्ते ने उसे बाधित किया है। इसलिए मैंने कहा कि हमारा चीफ जस्टिस चूंकि जय भीम बोलता है, इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आप जान लीजिए, कोई केस नहीं हुआ, इस देश की पुलिस ने उस जूते को आदरपूर्वक लौटा दिया। ये चिंता की बात है। और देश के गृह मंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया। अगर इस खतरे को आप नहीं समझते तो तार, पोल और ट्रांसफार्मर पर मैं बोल के क्या करूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे नेता ने उठाया, चाल चित्र चेहरा बिहार में दिख रहा है आपको। 200 करोड़ 2 साल में पैदा हो जाते हैं। एक आदमी के पत्नी के नाम पर 2 करोड़ है और 25 लाख का लोन लेता है। और जब सारे कागजात प्रशांत जी ने सामने रखा तो आज तक बिहार की जनता टकटकी लगा के देख रही है कि कब ये लोग प्रेस के सामने बताएंगे कि प्रशांत किशोर झूठ बोल रहा है। मित्रों, भाजपा का कोई आदमी सामने नहीं आ रहा है। आप ही बताइए, आप ही न्याय करिए, इस बिहार के मिट्टी का लाल कौन है? प्रशांत किशोर की मंगल पांडे? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर। इसलिए ये जो ज्वाला जली है ईमानदारी की, ये जो ज्वाला जली है व्यवस्था बदलने की, इसमें जरूर आप साथ दें। और मैं आशा करता हूं कि आप ये साथ देंगे। इस रास्ते के खतरे जरूर हैं, लेकिन लोकतंत्र तभी बचेगा जब आप खतरे का वर्ण करिएगा, क्योंकि आराम से कुछ नहीं होता। इस लोकतंत्र के लिए हजारों कुर्बानियां दी गई हैं। और ये जो सत्ता के सौदागर हैं वो उल जरूर बातों से आपको भटका रहे हैं। एक शेर के साथ, चूंकि कहा जाता है कि साहित्य राजनीति का मिसाल होता है, वो आगे आगे चलता है और राजनीति उसका अनुसरण करती है। तो राहत इंदौरी को याद करते हुए अपनी बात मैं कहूंगा, खत्म करूंगा। राह में खतरे बहुत हैं, राह में खतरे बहुत हैं। मतलब जो रास्ता मैं बता रहा हूं चलने का लोकतंत्र के लिए, राह में खतरे बहुत हैं, लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है? तेरे लश्कर के खिलाफ मैं अकेला हूं जरूर,
लेकिन इसका फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। जय भारत, जय बिहार, जय रामगढ़।